हेलो। इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं आईईडी का चैप्टर नंबर 1। तो आई होप आपने ये वाला चैप्टर ऑलरेडी पहले पढ़ रखा है, आपको चीजें आती हैं। इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे, तो समरी वीडियो है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारे देश की क्या सिचुएशन थी, इंडिया की क्या सिचुएशन थी। हमें इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 1947 में। तो हम यही समझ रहे हैं कि 1947 के आसपास जब हमारा देश आजाद हुआ, लेट 1940s आप कह सकते हो, तो हमारे देश की क्या सिचुएशन थी। हमारे देश का एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, हमारे देश का इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, हमारे देश का इंटरनेशनल ट्रेड कैसा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे थे हमारे देश में, और क्या ब्रिटिशर्स के आने से हमें कुछ पॉजिटिव फायदे भी हुए। तो ये सब चीजें हम इस चैप्टर में समझेंगे। टॉपिक नंबर 1 इज कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल। किस तरीके से हमारे देश को, जो कि कॉलोनियल इकोनॉमी था, कॉलोनियल इकोनॉमी मतलब एक ऐसा देश जिसके ऊपर किसी का राज चल रहा है, तो ब्रिटिश रूल के टाइम पर हमारा देश एक कॉलोनियल इकोनॉमी था। हमारे देश पर किस तरीके से राज किया ब्रिटिशर्स ने और एक्सप्लॉइट करा हमारे देश को, ये हम समझेंगे टॉपिक नंबर 1 में। तो ये टॉपिक नंबर 1 इज बिफोर इंडिपेंडेंस। हमारे देश को किस तरह से एक्सप्लॉइट करा गया बाय ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट करा हमारे देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को। एग्रीकल्चर वाज एक्सप्लॉइटेड थ्रू, आप खुद अटेम्प्ट कीजिए इसको, किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सप्लॉइट करा था। द करेक्ट आंसर इज जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज लैंड रेवेन्यू सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में क्या होता था, जो जमीनों के मालिक होते हैं उनको कहते थे जमींदार। वो इंडियंस ही होते थे। तो जो बड़ी बड़ी जमीनों के अमीर मालिक हैं, जिनके पास खूब सारी जमीनें, वो जमींदार हैं। जमींदारों को ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ फिक्स्ड पैसा देना पड़ता था, फीस देनी पड़ती थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के मजे, क्योंकि उनको तो फ्री में फीस मिल रही है, उनको तो जमींदारों से पैसा मिल रहा है। जमींदार क्या करते थे, आगे काम करवाते थे अपनी जमीनों पर उन इंडियन से जिनके पास जमीनें नहीं है, गरीब फार्मर्स से, और उन गरीब फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते थे, परेशान करते थे, उनका फायदा उठाते थे। किस तरीके से, जो भी प्रोड्यूस उगता था उसका बहुत कम हिस्सा उन गरीब फार्मर्स को दिया जाता था, और बाकी सारे पैसे कौन ले लेता था? जमींदार। बाकी सारा प्रोडक्शन जो भी हुआ है वो जमींदारों को मिल जाती थी। जो भी खर्चा होता था वो भी इवन जो पुअर फार्मर्स हैं उनको बियर करना पड़ता था। तो जमींदार पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करते थे, फायदा उठाते थे। कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे कि किस तरह से जमींदार पैसा देंगे पुअर फार्मर्स को, और कितना शेयरिंग होगी प्रॉफिट्स की, जो भी आउटपुट है उसकी शेयरिंग होगी। कोई रूल्स नहीं थे। ये पूरा था जमींदारी सिस्टम। तो जमींदारी सिस्टम के थ्रू एक्सप्लॉइट करा गया पुअर फार्मर्स को, और जमींदार के और ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे मजे। नाउ नेक्स्ट एक्सप्लॉइट करा गया हमारे देश के इंडस्ट्रियल सेक्टर को। ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट करा अपने फायदे के लिए। किस तरीके से? फॉरेन डिमांड ऑफ फॉर हैंडीक्राफ्ट्स वाज डिस्ट्रॉयड बाय, जो हमारे देश में हैंडीक्राफ्ट्स की फॉरेन डिमांड थी, मतलब हमारे देश से जो एक्सपोर्ट होते थे हैंडीक्राफ्ट, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया बाय हेवी टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट्स। तो जो हम एक्सपोर्ट करते थे उस पर टैक्सेस लगा दिए। इससे पहले हमको चीज समझ आनी चाहिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में दो तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, छोटी इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, बड़ी इंडस्ट्रीज। इंडिपेंडेंस के टाइम पर और उससे पहले हमारे देश में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज तो थी ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया और लोगों के पास भी इतना पैसा नहीं था। लार्ज स्केल इंडस्ट्री तो थी नहीं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के नाम पे हमारे देश में हैंडीक्राफ्ट थे, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। हैंडीक्राफ्ट बेसिकली जो हाथों का काम होता है, वो हमारे देश का बहुत दूर दूर तक फेमस था, बाहर के देशों में भी फेमस था। राजस्थान में तो आज भी बहुत फेमस है हैंडीक्राफ्ट का काम। ठीक है, तो हैंडीक्राफ्ट थे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में मेनली क्या आता है? हैंडीक्राफ्ट। तो हम लोग हैंडीक्राफ्ट जो बाहर भेजते थे ना, ब्रिटिशर्स ने उसको कर दिया खत्म। कैसे? हमारे हैंडीक्राफ्ट जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पर लगा दिए टैक्सेस। हमारे देश के लोग बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैंडीक्राफ्ट को। और डोमेस्टिक डिमांड फॉर हैंडीक्राफ्ट वाज डिस्ट्रॉयड बाय, खुद अटेम्प्ट कीजिए, आपने पहले पढ़ रखा है। डोमेस्टिक डिमांड फॉर हैंडीक्राफ्ट वाज डिस्ट्रॉयड बाय हेवी टैक्सेस। यहां पर आएगा नो, टैक्स फ्री। यहां पे इन्होंने टैक्स फ्री कर दिया था किस चीज को? जो ब्रिटेन से फिनिश गुड्स आती थी वो। टैक्स फ्री इंपोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश गुड्स। तो हुआ क्या, हम जो हैंडीक्राफ्ट बनाते थे, जो हम बाहर भेजते थे इंडिया के, वो तो हम भेज नहीं पाए क्योंकि उस पर लगा दिए टैक्सेस।
जो ब्रिटेन में सामान बनता था, फिनिश गुड्स बनती थी ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज में, वो इंडिया में आती थी और उस पर टैक्सेस हटा दिए। तो उससे क्या हुआ, जब वो सामान सस्ता इंडिया में आ गया तो फिर जो इंडियंस हैं वो मशीन मेड गुड्स खरीदेंगे, सस्ता सामान खरीदेंगे। हैंडीक्राफ्ट्स महंगे थे क्योंकि वो हाथ से बनाए जाते हैं, तो जो हैंडीक्राफ्ट है उसकी डोमेस्टिक डिमांड भी खत्म हो गई। डोमेस्टिक डिमांड मतलब इंडिया की डिमांड। तो हैंडीक्राफ्ट ना बाहर के रहे ना इंडिया के रहे, तो वो सेक्टर भी कंप्लीट तरह से डिस्ट्रॉय हो गया और ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट करा इस सेक्टर को भी अपने फायदे के लिए ना। फिर उन्होंने एक्सप्लॉइट करा हमारे देश के इंटरनेशनल ट्रेड को। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है फॉरेन ट्रेड। इसमें दो चीज आती हैं, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स। अब डैश ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन किस तरह से एक्सप्लॉइट करा था, टैक्सेस लगाए थे, टैक्स फ्री कर दिया था। क्या आएगा यहाँ पे, खुद ट्राई करो, दोनों डैशेस को ट्राई करो। डैश ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन, डैश ऑफ ब्रिटिश फिनिश गुड्स इन इंडियन मार्केट्स। तो पहले में होगा एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन, वो भी टैक्स फ्री। तो हमारे देश में से जो भी रॉ मटेरियल बनता था, जिसको भी एक्चुअली फोर्स करता था बाय ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स इंडियन को फोर्स करते थे कि तुम रॉ मटेरियल बनाओ, वो जाता था ब्रिटेन, वो भी टैक्स फ्री। मतलब ब्रिटेन को क्योंकि रॉ मटेरियल की जरूरत थी तो वो इंडियंस को फोर्स करते थे कि तुम रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करो, और उस पर विदाउट टैक्स वो जाता था ब्रिटेन। और वही सामान ब्रिटेन में बनता था, मैन्युफैक्चर होता था रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स, और वही फिनिश गुड्स इंडिया में आ जाती थी टैक्स फ्री। तो टैक्स फ्री इंपोर्ट होता था फिनिश गुड्स का, और वही टैक्स फ्री इंपोर्ट जो इंडिया में आ गई है गुड्स, वही इंडियंस को बेच दिया जाता था। तो ब्रिटिशर्स के पूरी तरह से मजे थे, सामान इंडिया से लेके गए, ब्रिटेन में सामान बनाया, ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज बढ़ गई, ब्रिटेन की एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, ब्रिटेन को फायदा हो गया, वही सामान इंडिया में लाया गया, इंडिया के लोगों को बेच दिया, ब्रिटेन को फिर से प्रॉफिट हो गया, इंडिया के हैंडीक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो गए। तो आपको आइडिया लग रहा होगा, आपको चीजें याद आ रही होंगी कि क्या क्या चीज हमने पढ़ी थी। तो नेट इंपैक्ट ये था, इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। नाउ इंडिया का कितना ट्रेड ब्रिटेन के साथ होता था, इंडिया का कितना ट्रेड ब्रिटेन के साथ होता था, मेजॉरिटी ट्रेड, मोर देन 50% ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड वाज विद ब्रिटेन, मोर देन 50%। तो ये आपको यहाँ पे आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से एक्सप्लॉइट करा गया हमारे देश के सेक्टर्स को, एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्रीज को और इंटरनेशनल ट्रेड को बाय ब्रिटिशर्स फॉर देयर ओन बेनिफिट। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक था और इसी टॉपिक के बेसिस पे हमारे आने वाले टॉपिक्स बनेंगे। अगला टॉपिक आता है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारे देश जब आजाद हुआ तो हमारे देश की इकोनॉमी जो थी उसके कुछ फीचर्स बताओ, उसके बारे में बताओ। पहला फीचर तो ये, हमारा देश था स्टैग्नेंट नेशन। नाउ स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी वेयर देयर इज व्हाट, वेयर देयर इज नो और लिटिल ग्रोथ, जहां पे ग्रोथ नहीं है या फिर बहुत कम ग्रोथ है। और इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारे देश की ग्रोथ कितनी थी, लेस देन 1%, 0.5%। और इसको अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने निकाला है, और कई इकोनॉमिस्ट तो ये कहते हैं कि हमारी जो ग्रोथ थी वो 0.5% से भी कम थी। तो 0.1 टू 0.5% के बीच में हमारी ग्रोथ थी, 0.1 टू 0.5%, नॉमिनल, बिल्कुल ना के बराबर। ये ग्रोथ थी इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारे देश की। देन बैकवर्ड इकोनॉमी, इंडिया वाज अ बैकवर्ड कंट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब होता है पिछड़ा हुआ देश। सो बैकवर्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी where per capita income is very low, where per capita income is very low। per capita income का मतलब होता है per person income, on an average हर एक इंसान की इनकम। इंडिपेंडेंस के टाइम पर कितनी थी per capita income, सिर्फ और सिर्फ 230 रुपए, ये अप्रोक्सीमेटली 230 रुपए। आज के टाइम में कितनी है, अराउंड 1 लाख से 1,20,000 रुपए। एग्रीकल्चर बैकवर्ड, हमारा देश बहुत ही बैकवर्ड था एग्रीकल्चर में। हमारे देश में प्रोडक्टिविटी खराब थी, प्रोडक्शन कम थी और टेक्नोलॉजी नहीं थी, चीजें खराब थी, एग्रीकल्चर बढ़िया नहीं था। कितने लोग हमारे देश के एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, नियरली -% ऑफ पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। द आंसर इज 72%, मतलब ऑलमोस्ट 3/4 लोग एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व थे। बट द कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी वाज ओनली 50%। हमारे देश में इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस थी, इंडस्ट्रीज बैकवर्ड थी, अच्छी इंडस्ट्रीज थी ही नहीं। मैं आपसे डिस्कस भी कर चुका हूं स्टार्टिंग में, टॉपिक नंबर 1 में। बड़ी इंडस्ट्रीज तो थी ही नहीं, बड़ी इंडस्ट्रीज को इसलिए इंपोर्ट करा जाता था ब्रिटेन से,
और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो खराब हो रखी थी सिचुएशन हमारे देश की इंडस्ट्रीज की। पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, रैम्पेंट पॉवर्टी, हाई पॉवर्टी, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी खराब था, और ट्रांसपोर्टेशन, जनरेशन ऑफ पावर, रोड्स तो ट्रांसपोर्टेशन में आ गया, ब्रिजेस, डैम्स, ये सब भी ट्रांसपोर्टेशन में आ गया, बट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सब चीजें भी बड़ी खराब थी। तो ओवरऑल पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल हो चाहे इकोनॉमिक हो, काफी खराब था। और हमारे देश में रोड्स भी बहुत कम थी। पक्का रोड की कवरेज सिर्फ और सिर्फ कितनी थी? 155,000 किलोमीटर्स की। अगेन ये आपको याद रखना है। हम लोग डिपेंडेंट थे इंपोर्ट्स पर, हम लोग सब सामान ब्रिटेन से मंगाते थे। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ फिनिश गुड्स आती थी वहां से, मतलब मशीन तक आती थी, बहुत सारी चीजें, बहुत मैक्सिमम चीजें ब्रिटेन से इंपोर्ट करते थे। इसका लॉजिक सिंपल है, हमारे देश में इंडस्ट्रीज ही नहीं थी। अगर देश में इंडस्ट्रीज ही नहीं होंगी तो सामान कैसे बनेगा? और अगर सामान नहीं बनेगा तो आपको बाहर से सामान मंगाना पड़ेगा। और कहां से सामान मंगाते हम लोग? ब्रिटेन से। तो मशीन्स हो गई, डिफेंस इक्विपमेंट्स हो गए, इवन कंज्यूमर गुड्स, स्यूइंग मशीन, मेडिसिन, ऑयल, ये सब चीजें भी हमें ब्रिटेन से मंगानी पड़ रही थी। और हमारा देश एक कॉलोनियल देश था, हमारा देश एक ऐसा देश था जिसपे किसी का राज था। तो ये जो टॉपिक है ये काफी सिंपल था, जो कि बताता है कि हमारे देश की क्या सिचुएशन थी इंडिपेंडेंस के टाइम पर। नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारे देश का एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था? हमारे देश के एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही बहुत कम थी। प्रोडक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन रेफर्स टू डैश, प्रोडक्शन रेफर्स टू द टोटल आउटपुट, कितना सामान बन रहा है। प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू डैश, प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, एक जमीन में कितना आउटपुट आ रहा है, दैट इज प्रोडक्टिविटी। कितना अच्छे से आप एक जमीन को यूज कर पा रहे हो, दैट इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही हमारे देश में बहुत खराब थी। प्रोडक्शन भी कम थी, प्रोडक्टिविटी भी खराब थी, एग्रीकल्चर का बजा हुआ था बैंड। नेक्स्ट इज हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। इसका क्या मतलब है? अनसर्टेनिटी थी, किस पे अनसर्टेनिटी थी? हम क्यों अनसर्टेन थे? हमारे देश के फार्मर्स, हम अनसर्टेन थे। फार्मर्स, जैसे लगान मूवी में था ना, वो रेनफॉल पे डिपेंडेंट थे, तो उसको आप कह सकते हो दे वर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। इसलिए वो बेचारे अनसर्टेन थे, उनको पता नहीं था कि इस साल क्या होगा। सब कुछ राम भरोसे है, बारिश होगी तो खेती हो जाएगी, फसलें अच्छी हो जाएंगी, वरना कुछ भी पता नहीं है, सब कुछ किस्मत के ऊपर है। तो यहाँ पे डिपेंडेंट आएगा ऑन रेनफॉल, ठीक है। नाउ हमारे देश में सबसिस्टेंस फार्मिंग था। सबसिस्टेंस फार्मिंग मींस डैश, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सबसिस्टेंस फार्मिंग मींस डैश, so it means cultivation for consumption of farmers family। तो जब फार्मर क्रॉप्स उगाता है, मार्केट के लिए नहीं उगाता, वो अपने लिए क्रॉप्स उगाता है, अपनी फैमिली को देख के क्रॉप्स उगाता है, जो फैमिली को चाहिए होता है वो उगाता है। वो कितना बेकार तरीका है ना सबसिस्टेंस फार्मिंग। भाई फार्मर को वो प्रोड्यूस करना चाहिए जो मार्केट में वो बेच सके, और फिर मार्केट से पैसा मिलेगा, उससे पैसे से फिर जो चीजों में खरीदनी है वो खरीदो। बट हमारे देश में ज्यादातर सबसिस्टेंस फार्मिंग चलती थी। जो फार्मर्स थे वो अपने लिए, अपनी फैमिली के हिसाब से प्रोडक्शन करते थे, क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते थे। सो क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड फॉर द बेसिक नीड्स ऑफ द फार्मर्स। बहुत लड़ाइयां थी इंडिपेंडेंस के टाइम पर और इंडिपेंडेंस से पहले, जमींदार्स के बीच में और फार्मर्स के बीच में। और आपको ये चीज पता ही है कि इंडिपेंडेंस से पहले तक जमींदारी सिस्टम था, फिर उसके बाद से धीरे धीरे करके गवर्नमेंट ने जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया है, हटा दिया है, तो अब जमींदारी सिस्टम नहीं है। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। स्मॉल का मतलब होता है छोटा, फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है, फ्रेगमेंटेड मींस डैश, फ्रेगमेंटेड मींस डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लेसेस। तो जो चीज बिखरी हुई होती है उसे कहते हैं फ्रेगमेंटेड। तो फार्मर्स के पास कम जमीन थी, उसमें भी कई सारी जमीनें बिखरी हुई थी। कई फार्मर्स ऐसे थे जिनके पास 1 बीघा जमीन है, मतलब कुछ कम जमीन है, और वो जमीन भी 4 जगहों पर है, थोड़ी थोड़ी करके। तो बड़ी प्रॉब्लम की बात है, बेचारे कैसे खेती करेंगे 4 अलग जगह पे जाके, प्रॉब्लम होती थी। अगला फीचर ये था, हमारे देश में जमींदारी सिस्टम था, ये आपको पता ही है। एंड उसका अगला फीचर था, अगला कैरेक्टरिस्टिक ये है एग्रीकल्चर की, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मींस डैश। क्या होता है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मींस शिफ्ट फ्रॉम
सबसिस्टेंस फार्मिंग टू फार्मिंग फॉर द मार्केट। मतलब जो फार्मर है वो अपने लिए खेती ना करे और मार्केट के हिसाब से खेती करे, उसे कहते हैं कमर्शियलाइजेशन। कमर्शियलाइजेशन एक बढ़िया चीज होती है, बट कमर्शियलाइजेशन को अगर फोर्स करा जाए तो वो बढ़िया चीज नहीं होती है। अगर एक किसान है उसे बोला जाए तुम भाई खेती करो और ये सोच के मत खेती करो कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम ये सोचिए खेती करो कि मार्केट होगा चाहिए और फिर उसको अच्छे से बेचो, मार्केट में पैसा मिलेगा, उससे जो चाहिए वो खरीदो, बढ़िया चीज, समझदारी की बात है। बट अगर तुम फार्मर को फोर्स कर दोगे कि तुम यही बनाओ जो हम चाहते हैं, जैसे फार्मर्स को ब्रिटिशर्स ने फोर्स करा कि तुम इंडिगो बनाओ, इंडिगो प्रोड्यूस करो, या फिर तुम कॉटन प्रोड्यूस करो, कॉटन को ग्रो करो, कुछ इस तरीके से अगर फोर्स करा जाएगा तो फिर प्रॉब्लम है। सो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स शिफ्ट फ्रॉम कल्टीवेशन फॉर सेल्फ कंजम्पशन टू कल्टीवेशन फॉर द मार्केट। सो दिस इज अ गुड थिंग, बट इसको फोर्स करा गया, दैट इज अ बैड थिंग। फार्मर्स वर फोर्स टू ग्रो कमर्शियल क्रॉप सच एज डैश। कौन कौन सी कमर्शियल क्रॉप्स थी जो कि फोर्स करा गया था? तो इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कॉटन, जूट, इंडिगो, शुगर, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे इंडिगो लिखा है। और ये सब क्यों फोर्स करा जाता था? क्योंकि ये सामान चाहिए होता था ब्रिटिशर्स को अपनी इंडस्ट्रीज के लिए, और वो सामान से फिनिश गुड्स बनके इंडिया में आता था। और फिर आपको पता ही है, जो रॉ मटेरियल जा रहा है उस पर भी टैक्सेस नहीं थे, जो फिनिश गुड्स आ रही हैं उस पर भी टैक्सेस नहीं है। अपने काम को टैक्स फ्री कर दिया, बाकी कामों पे टैक्स लगा दिए, और वो उन्हीं सामानों से इंडियन हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को कंपटीशन मिलता था। बेचारे जो हैंडीक्राफ्ट्स बनाते थे, क्राफ्टमैन थे, वो बेरोजगार हो गए, प्रॉब्लम की बड़ी बात थी। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारे देश का इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था इंडिपेंडेंस के टाइम में? तो आपको ये चीज पता ही है, हमने टॉपिक नंबर 1 में भी डिस्कस करा था। इंडस्ट्रीज में दो तरह की इंडस्ट्रीज आती हैं, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज तो थी ही नहीं उस समय पर, बहुत कम थी, ना के बराबर। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मेनली हैंडीक्राफ्ट था, जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था बाय ब्रिटिशर्स। तो हमें यही पढ़ना है अगले 2 टॉपिक्स में। फिर से टॉपिक नंबर 5 इज डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। किस तरीके से हैंडीक्राफ्ट्स का डीके हो गया, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर खराब हो गया ब्रिटिश रूल के टाइम पर, इंडिपेंडेंस के टाइम पर। इंडिपेंडेंस पे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर हमारा खत्म हो चुका था ऑलमोस्ट, है ना? तो ये वो वाली बात है। तो इसका पहला रीजन क्या है? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। डिस्क्रिमिनेटरी मींस पार्शियल, चीटिंग करना। टैरिफ इज टैक्स, पॉलिसी इज रूल, स्टेट मींस ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्स के रूल्स में चीटिंग करी, इसलिए तो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर डिस्ट्रॉय हुआ था। ये तो मेन रीजन था उसका। जो हम हैंडीक्राफ्ट्स को इंडिया के बाहर भेज रहे हैं, दूसरी कंट्रीज को, उस पर टैक्सेस लगा दिए जिससे हम बाहर भेज ना पाए, और जो ब्रिटेन से फिनिश गुड्स आ रही हैं उस पर टैक्सेस हटा दिए। सो हैवी टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट से और टैक्स फ्री इंपोर्ट से ऑफ ब्रिटिश गुड्स। चीटिंग है ना यार ये, मतलब तुम कहीं पे टैक्स हटा रहे हो, कहीं पे टैक्स ले रहे हो यार, ऐसे इक्वालिटी होनी चाहिए, बट उनका रूल है तो रूल है। तो इसीलिए हमारे देश के हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को काफी झटका लगा। और इसका फिर अगला रीजन, हमारे देश के जो प्रिंसली कोर्ट्स थे वो डिसअपियर हो गए। प्रिंसली कोर्ट्स का मतलब होता है जो राजा, महाराजा, नवाब्स होते हैं ना, किंग्स बेसिकली, वो होते हैं प्रिंसली कोर्ट्स। तो अब ब्रिटिशर्स के आने पे प्रिंसली कोर्ट्स कम हो गए, राजा महाराजा कम हो गए, क्योंकि ब्रिटिशर्स का रूल था। राजा महाराजाओं को जो हैंडीक्राफ्ट वाली चीजें होती हैं वो बड़ी पसंद आती हैं। हैंडीक्राफ्ट है भाई, बारीकी का काम होता है, सुंदर काम होता है। अब जब राजा महाराजा नहीं रहे तो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को धक्का तो लगेगा ही। दूसरा रीजन। तीसरा रीजन वही है जो हमने टॉपिक पॉइंट नंबर 1 में भी फिर से कवर करा था, रिपीट हो रहा है वाला पॉइंट। कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स। कंपटीशन मिला मशीन मेड गुड्स से, तो पता ही है ये चीज हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ब्रिटेन से मशीन मेड गुड्स आती थी जिसपे टैक्सेस भी नहीं थे, तो वो सस्ती थी, तो इसलिए कंपटीशन मिला हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को, और बेचारा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को फिर से धक्का लगा। अगला, न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड। जो बाहर से मशीन मेड गुड्स आती थी, बाहर से आती थी, तो इंडियंस को लगा यार इंपोर्टेड चीजें हैं, सस्ती चीजें हैं और बढ़िया है, मशीन मेड गुड्स हैं, स्टाइलिश चीजें हैं। तो लोगों ने कहा यार चाहे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर जैसा भी हो, बट जो बाहर की चीज होती है ना उसका मजा ही कुछ और है। वेस्टर्न लाइफस्टाइल जो होता है सबको कितना पसंद आता है। तो लोगों ने कहा यार हम कहाँ वही चीज पहनेंगे जो हम इतने जमानों से पहन रहे हैं, लेट अस ट्राई समथिंग न्यू।
तो लोग वेस्टर्न लाइफस्टाइल की तरफ इंक्लाइंड हुए, लोगों ने कहा कि हम नए तरह की चीजों को डिमांड करेंगे, सो देवर न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड, लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ थोड़ा सा झुक गए, तो उससे भी क्या हुआ, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को फिर से धक्का लगा, लोगों ने उसको थोड़ा सा कम पसंद करा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को एज कंपेयर टू नेक्स्ट इज न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड। कर यार इतना घटिया, मुझे तो बहुत रीटेक्स हुआ इसमें। नेक्स्ट इज न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड। ये भी सिंपल है कि हमारे देश में जब बाहर से चीजें आई ब्रिटेन से, तो वो मशीन मेड गुड्स थी, वो थोड़ी सी स्टाइलिश थी क्योंकि वो वेस्टर्न नेशन में बनी है, तो वो थोड़ा सा उनका। नेक्स्ट इज न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड। तो ये भी काफी सिंपल है, हमारे देश में जब बाहर से ब्रिटेन से सब गुड्स आई, फिनिश गुड्स, तो इंडियंस को वो वेस्टर्न कल्चर थोड़ा थोड़ा भाया, कई इंडियंस को, उन्होंने कहा यार हैंडीक्राफ्ट हम जमानों से यूज कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर ट्राई करते हैं ना, कितनी सुंदर चीजें हैं, वहां की मशीन से बनी हुई चीजें हैं, तो यार तो मतलब बढ़िया चीजें हैं, मतलब कितनी स्टाइलिश चीजें हैं। सो अ न्यू क्लास इमर्ज इन इंडिया हु वर कीन टू अडॉप्ट द वेस्टर्न लाइफस्टाइल, तो इससे भी थोड़ा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को धक्का लगा। नाउ पहले 4 पॉइंट्स की वजह से जो भी हमारे देश के हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को नुकसान हुआ, उसमें आग लगाने का काम करा, उसमें एक्चुअली आग में घी डालने का काम करा फिफ्थ वाले पॉइंट ने। वो क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ डैश इन इंडिया। ट्राई कीजिए क्या इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में जिससे हैंडीक्राफ्ट्स को और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया, हमारे देश में आ गई रेलवेज, और रेलवेज आने से क्या हो गया, ब्रिटिशर्स का जो सामान आता था वो इंडिया में और अच्छे से स्प्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, तो ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, तो अब कोने कोने तक हमारे देश के जो मशीन मेड गुड्स आई हैं वो पहुंच जाती थी, इससे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को और धक्का लगा। तो ये सारे रीजन है जिससे हमारे देश के हैंडीक्राफ्ट सेक्टर डिस्ट्रॉय हो गया। नेक्स्ट इज लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। हमारे देश की जो बड़ी इंडस्ट्रीज थी, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी, उनकी ग्रोथ भी बहुत कम थी। उसके रीजंस क्या थे, उसके रीजंस ये थे कि गवर्नमेंट ने कुछ पार्टिसिपेट ही नहीं करा, बहुत कम पार्टिसिपेट करा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एफर्ट्स ही नहीं लिए हमारे देश की लार्ज स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। British government participated only in those areas which would increase the size of market for British products in India. Example खुद ट्राई करो, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज ऐसी थी जहां पर ब्रिटिशर्स ने कुछ हद तक पार्टिसिपेट करा जिससे कि उनको फायदा मिल जाए, तो जैसे रेलवेज, डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स, पावर जनरेशन एटसेट्रा। तो इन इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट ने पार्टिसिपेट करा था अपने फायदे के लिए। एंड फ्यू इंडस्ट्रीज वर डेवलप्ड बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। उस समय के लोग इतने अमीर कहाँ थे कि वो इंडस्ट्रीज डेवलप कर पाए, तो बहुत ही कम ऐसे इंडिविजुअल्स थे, ये एंटरप्रेन्योर्स थे जो कि जिन्होंने लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप करी। जिनमें से एक अच्छा एग्जांपल जो आपको याद रखना है, दैट इज टिस्को। टिस्को की फुल फॉर्म क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। कौन से ईयर में डेवलप हुआ था टिस्को, कौन से ईयर में कंपनी स्टार्ट हुई थी, टिस्को वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1907। नाउ नेक्स्ट इज फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम पर हमारे देश का इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड कैसा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे थे, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, खुद ट्राई कीजिए। इंडिया बिकेम डैश ऑफ, अच्छा यहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा, वैसे इंडिया बिकेम 2 डैश है, देखो दोनों आप किसी भी सीक्वेंस से कर लो, आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे गुड्स देखो, सिल्क, कॉटन, वूल, जूट, इंडिगो, शुगर, तो ये रॉ मटेरियल है, तो इंडिया बिकेम एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। जो नीचे हैं वो फिनिश गुड्स हैं, सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स एंड अदर कैपिटल गुड्स। तो इंडिया बिकेम एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। मोनोपोली ट्रेड था, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे देश का जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको कंप्लीट तरह से कंट्रोल कर रखा था। एंड यू ऑलरेडी नो मोर देन 50% ऑफ इंडियाज ट्रेड वाज विद ब्रिटेन। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे देश का उस समय पर सरप्लस ट्रेड था। क्वेश्चन इज व्हाट इज सरप्लस ट्रेड, व्हाट इज सरप्लस ट्रेड।
So surplus trade is a situation where exports are more than imports. तो ये देखिए, exports of India exceeded the imports. हमारे देश में सरप्लस ट्रेड था, बट क्या उसका फायदा हमारे देश को मिला? नहीं, उसका फायदा मिला ब्रिटिशर्स को. तो देयर वाज सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिशर्स. हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे, इंपोर्ट कम करते थे, बट जो उसका फायदा था that was not used for growth and development of India. Instead, it was used for administration and war expenses of British government. Next is demographic profile during British rule. Demographic profile means dash. Demographic profile means condition of people in an economy. लोगों की हालत कैसी है देश में. So पहले बात करते हैं बर्थ रेट, डेथ रेट की. ठीक है, तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब यहाँ पे लिखा है अबाउट पीपल, तो लोगों के बारे में वो होता है डेमोग्राफिक प्रोफाइल. बर्थ रेट, डेथ रेट के बारे में बात करते हैं. हमारे देश का बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों ही ज्यादा थे. बर्थ रेट वाज डैश, डेथ रेट वाज डैश. बर्थ रेट वाज 48% एंड डेथ रेट वाज 40%. Infant mortality rate, it is a death rate of children below the age of dash. It is a death rate of children below the age of 1 year. It was dash per 1000. At the time of independence, it was 218 per 1000. बेसिकली इसका मतलब ये है कितने बच्चों की डेथ हो जाती है 1 साल की उम्र से पहले. और हमारे देश में 1000 में से 1000 बच्चे जो पैदा होते थे उसमें से 218 बच्चों की डेथ हो जाती थी बिफोर द एज ऑफ ईयर 1. नाउ आज के टाइम पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है? आज के टाइम पे ये अराउंड 30 per 1000. लाइफ एक्सपेक्टेंसी मींस डैश. लाइफ एक्सपेक्टेंसी मींस एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन, एंड इट वाज डैश. इट वाज अराउंड 32 years एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. लोग कितना जीते हैं? ऑन एन एवरेज 32 साल जीते थे लोग, बहुत कम है. इसका मतलब क्या है कि हेल्थ केयर सिस्टम खराब है यार. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इतना ज्यादा है, बच्चे इतने ज्यादा बच्चों की सिचुएशन खराब होती थी उस समय पर, डेथ हो जाती थी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी कम है, हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा नहीं था, हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं थे. लिटरेसी रेट मींस द रेट ऑफ पीपल डैश. So it means the rate of people who can read and write. So percentage of people who can read and write. So कितना था लिटरेसी रेट इंडिपेंडेंस के टाइम पर? इंडिपेंडेंस के टाइम पर लिटरेसी रेट था सिर्फ और सिर्फ 16%. आज के टाइम पे कितना है? आज के टाइम पे लिटरेसी रेट है 75%. काफी इंप्रूव हुआ है, बट अभी भी लिटरेसी तो कंप्लीट होनी चाहिए, 100% लिटरेसी होनी चाहिए. और लाइफ एक्सपेक्टेंसी आज के टाइम पे है 70 years. नेक्स्ट, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है लोग काम कहां पर कर रहे हैं, कौन कौन से सेक्टर्स में लोग काम कर रहे हैं. सो एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग काम करते थे 72% एंड दैट कंट्रीब्यूटेड ओनली 50%. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस. इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितने लोग एम्प्लॉयड थे? ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस -% ऑफ द पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. So 9 to 10% of the population was engaged in manufacturing industries, and -% of the population was engaged in service sector, tertiary sector. So 18%, क्योंकि 72 plus 10 is 82 and -100 अगर आप कर दोगे तो आपका आ जाएगा 18%. There was unbalanced growth. There are 3 sectors in an economy. You already know that, primary, secondary and tertiary. और जिनकी अनबैलेंस ग्रोथ थी, प्राइमरी सेक्टर बहुत ज्यादा था, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर बहुत कम लोग उसमें एम्प्लॉयड थे, वहां पे ग्रोथ बहुत कम थी, वो सिग्निफिकेंट नहीं थे. लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल. क्या क्या फायदे हुए ब्रिटिशर्स के आने के? सो कमर्शियल आउटलुक मिल गया. सो पीपल स्टार्टेड कंसिडरिंग मार्केट प्राइस एज इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग. न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट. So as dash emerged in India, employment opportunities improved significantly. किसकी वजह से हमारे देश में employment opportunities बढ़ गई? So as transportation emerged आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो railways and roadways and even administration system.
तो जो भी ब्रिटिशर्स का काम होता था उसके लिए लोग तो इंडियंस ही लगते थे, तो उनको नौकरियां मिल जाती थी। तो एज रेलवेज एंड रोडवेज emerged in India, employment opportunities improved significantly. Efficient system of administration, एडमिनिस्ट्रेशन इस काम संभालना। तो जो ब्रिटिशर्स का मैनेजमेंट सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, वो इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया। इंडिया ने ये सीखा कि किस तरीके से चीजों को चलाया जाता है, किस तरीके से देश को चलाया जाता है। तो वो कुछ हद तक इंडिया ने सीखा ब्रिटिशर्स से। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी काफी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता जुलता है, मतलब इंडिया ने काफी पार्ट एक तरीके से कह सकते हो कॉपी करा है, जिसमें ब्रिटेन का भी कॉन्स्टिट्यूशन है। कंट्रोल ऑफ फैमिन्स, फैमिन्स मतलब होता है भूखमरी। तो किस तरह से कंट्रोल होगी थी फैमिन्स को, ट्राई करो किस तरह से भूखमरी पे कंट्रोल हो गया। डैश हेल्प्ड इन मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स टू फैमिन अफेक्टेड एरियाज, सो रेलवेज एंड रोडवेज तो इंप्रूव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हेल्प द मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, ब्रिटिशर्स के आने से मॉनेटरी सिस्टम भी आ गया बार्टर सिस्टम से, और इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे से एक पॉइंट बनता ही है। तो ये था चैप्टर नंबर 1। इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट अभी और भी बचा है, वो है ये। नाउ द लास्ट पार्ट, इंपॉर्टेंट डेटा, जो भी आपको उस चैप्टर में याद रखना ही है। ये फैक्ट्स, फिगर्स, डेट्स, जो भी वैल्यूज या फिर ऐसी चीजें जो कि आपको मेमोराइज करनी है, तो उसको एक जगह पे लिखा हुआ है। सो इंडिया का ग्रोथ रेट क्या था ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? क्या ग्रोथ रेट था? 0.1% टू 0.5%। इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितनी थी इंडिपेंडेंस के टाइम पर? 230 रुपीज। आज के टाइम पर कितनी है? 1 लाख से 1,20,000 रुपए। पक्का रोड की कवरेज कितनी थी? चैप्टर में भी करा था हमने ये, 155,000 किलोमीटर्स। कितनी पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती थी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? बहुत सारी, मतलब अराउंड 85%, 86%। कितनी पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहती थी? 100 में से अगर 86% रूरल एरियाज में रहती थी तो 14% अर्बन एरियाज में रहती होगी। कूल। इंडियाज ट्रेड विद ब्रिटेन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, कितना ट्रेड इंडिया का ब्रिटेन के साथ रहता था? मोर देन 50%, आधे से ज्यादा। बर्थ रेट क्या था इंडिपेंडेंस के टाइम पर? बर्थ रेट था इंडिपेंडेंस के टाइम पर 48%। आज के टाइम पे कितना है? 17%। डेथ रेट कितना था इंडिपेंडेंस के टाइम पर? 40%। आज के टाइम पे कितना है? 7%। बर्थ रेट और डेथ रेट का मतलब क्या होता है कि 1000 में कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने लोगों की डेथ हो रही है। तो उस समय पर 1000 लोगों में ऑन एन एवरेज 48 लोग पैदा हो जाते थे और 40 लोग, आज के टाइम पर 17 लोग पैदा हो जाते हैं और 7 लोग। ये शो करता है कि हमारे देश ने काफी इंप्रूव करा है हेल्थ केयर वाइज, हेल्थ केयर सिस्टम्स में। ठीक है, तो हमारे देश में अच्छे हॉस्पिटल्स आ गए, बट अभी थोड़ा और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पहले बहुत ज्यादा था, और पहले कितना था? 218, आज के टाइम पर है 30। ये भी हमने डिस्कस करा हुआ है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी इंडिपेंडेंस के टाइम पर और आज कितनी है? पहले थी 32, आज है 70। बाय हार्ट लर्न चाहिए आपको सारी चीजें। ओवरऑल लिटरेसी कितनी थी? उस समय थी 75, आज है एक्चुअली 75। उस समय तो बहुत कम थी, सिर्फ और सिर्फ 16% थी उस समय पर। तो 16% और आज है 75, बहुत कम थी उस समय लिटरेसी। और आपको पता ही है लिटरेसी का मतलब एजुकेशन नहीं होता है। एजुकेटेड मतलब ऐसा नहीं है कि लिटरेसी के लिए आपको बहुत कुछ डिग्री विग्री लेनी पड़ेगी। लिटरेट इज अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट। तो जिसको न्यूज़पेपर पढ़ना आता है और जो अपना नाम लिख सकता है, ही इज अ लिटरेट। 4th क्लास का बच्चा लिटरेट होता है। आप सब लिटरेट हो ऑलरेडी। ठीक है, तो उस समय सिर्फ 16% लोग लिटरेट थे, और आज के टाइम पे भी 25% लोग ऐसे हैं इंडिया में जो अपना नाम नहीं लिख सकते हैं और पढ़ नहीं सकते हैं। फीमेल लिटरेसी और भी कम थी इंडिपेंडेंस के टाइम पर, सिर्फ और सिर्फ 7%, और आज के टाइम पे फीमेल लिटरेसी है 70%। 1921 में क्या खास हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। 1921 में क्या खास हुआ था? 1921 में एक ऐसा ईयर था जिससे पहले हमारे देश की पॉपुलेशन कभी बढ़ती थी कभी कम होती थी, कभी बढ़ती थी कभी कम होती थी। 1921 से हमारे देश की पॉपुलेशन कंसिस्टेंटली बढ़ी है। 1921 is known as dash. 1921 is known as dash. It is known as year of great divide. इसका रीजन क्या है मैंने आपको बता ही दिया। Before 1921 population growth was never consistent. After 1921 population showed a consistent rise. People employed in agriculture sector on eve of independence. कितने लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड थे इंडिपेंडेंस के टाइम पर? 72%.
कितने लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में एम्प्लॉयड थे? 10% और बचे हुए लोग 18% टर्शियरी सेक्टर में। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टू जीडीपी, एग्रीकल्चर सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता था जीडीपी में? 50%। टिस्को, टाटा, इसकी फुल फॉर्म क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन। टी से टाटा, आई से आयरन, एस से स्टील, सीओ से कॉर्पोरेशन या फिर कंपनी। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1907। सुएज कनाल वॉज ओपनड इन 1869। सुएज कनाल से क्या हुआ था? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प मिली थी। इंडिया से सामान जाता था ब्रिटेन में, ब्रिटेन से सामान आता था इंडिया में, तो सुएज कनाल के थ्रू आता था, तो उससे काफी हेल्प मिली थी ब्रिटिशर्स को इंडिया को एक्सप्लॉइट करने में। तो इस तरीके से हमने अब रिवाइज कर लिया है चैप्टर नंबर 1। आई होप आपको समझ आया है।